द सिटीजनशिप का हम चैप्टर देख लेते हैं। इसमें क्या है, इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है द सिटीजनशिप। उसके बाद इसके पहले के हो चुके हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम यहाँ देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 3। तो जो सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में है और इसके अंडर है पार्ट 3 में है। इंडिया लाइक ब्रिटेन अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के पास जो है सिंगल सिटीजनशिप है ब्रिटेन की तरह। और आर्टिकल 11 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेकिंग लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। और जो आर्टिकल 11 होती है वो जो है पार्लियामेंट को पावर देती है और सिटीजनशिप के लिए जो है लॉ बनाने के लिए। और द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1955। और सिटीजनशिप का जो एक्ट है वो पास हुआ था 1955 में। इट प्रेस्क्राइब 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। पहला है जो 5 वेज हैं जो एक्वायरिंग सिटीजनशिप के हैं। पहला है बाई बर्थ, दूसरा है बाई डिसेंट का है, बाई रजिस्ट्रेशन का है, बाई नेचुरलाइजेशन का है एंड बाई इन कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का है। तो फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 जो वेज हैं वह पहला है बाई बर्थ का है, बाई डिसेंट का है, बाई रजिस्ट्रेशन का है, बाई नेचुरलाइजेशन का है एंड बाई इन कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रेस्क्राइब 3 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट और प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है बाई रिनाउंसिएशन, दूसरा है बाई टर्मिनेशन, तीसरा है एंड 3 है बाई डेप्रीविएशन। और आर्टिकल 6 में है तो 3 है वहाँ बाई रेनुंसिएशन और बाई टर्मिनेशन, बाई डेप्रीविएशन। फिर उसके बाद आर्टिकल 6 में क्या है, आर्टिकल 6 प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 में आर्टिकल 7 प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। आर्टिकल 8 में है, आर्टिकल 8 provide for the right to citizenship of certain person of Indian origin residing outside India. Person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizen is mentioned in Article 9 as per Section 5(1)(a) of the Citizenship Act 1955. A person of Indian origin can acquire citizenship by registration if a person of Indian origin who has been a resident of India for 7 years before applying for registration. The act has been amended 6 times in 1986, 1992, 2003, 2005 and 2015 and 2019। तो फिर हम यहाँ ऐसे लर्न कर सकते हैं 86, 92, 03, 05, 015 और फिर 19। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये देखते हैं 86, 92 और 03, 05 और 15, 19 ये जो है 6 टाइम जो है अमेंड किया गया था इस एक्ट को। और फिर यहाँ देखते हैं अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जो 7A है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड मैनर एज many be prescribed on an application made on this behalf, registered as an overseas citizen of India, Under this Amendment Act, it has been provided that no person who or either of whose parents or grandparents or great grandparent, तो पेरेंट होंगे या तो ग्रैंड पेरेंट होंगे, बड़े पिता होंगे या तो फिर बड़े पिता में होंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट इज or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as the central government may
by notification in the official gazette specify shall be eligible for registration as an overseas citizen of Indian card holder, कार्ड होल्डर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ से स्पेसिफाई शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिसके पास कार्ड होल्डर हो, मतलब कि जो कार्ड रखा हुआ है, होल्ड करने वाला हो, जिनके पास कार्ड पहले से अवेलेबल हो उसको। फिर अंडर दिस सब सेक्शंस द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 दिसंबर 2019 और इट अमेंडेड द Citizenship Act 1955 by providing Indian citizenship for illegal migrant of Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Buddhist and Christians religious minorities who had come to India before 11 दिसंबर 2014 31 दिसंबर 2014 ड्यू टू रिलीजियस पर। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस रिलीजियस माइनॉरिटीज हु हैज़ कम टू इंडियन बिफोर 31 दिसंबर 2014 ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 10 जनवरी 2020। दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज, मतलब कि जो एक्ट जो है अप्लाई नहीं होती है कहाँ कहाँ, सब मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वही AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, विच आर इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में AMTM, वहाँ पे हम शेड्यूल में पढ़े हुए हैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे वो दिया जो इस पर अप्लाई नहीं होता, जो 6th शेड्यूल है के लोग हैं, ऐसा AMTM के जो STs हैं उनके लिए। फिर उसके दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई इवन इन द एरियाज कमिंग टू द इनर लाइन अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं कि ये एक्ट जो है यहाँ तक कि अप्लाई नहीं होती है एरियाज कमिंग इन इनर लाइन अंडर द बंगाल ईस्टर्न, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंदर भी जो है ये अप्लाई नहीं होती, जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं उस पर ये अप्लाई नहीं होती है। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। का सही उत्तर है पार्ट 2। प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप आर कंटेंट इन पार्ट 2। यहाँ पर पार्ट 2 ही था, सॉरी, यहाँ पे शायद हमने 3 बोला था, यहाँ पे 2 है, पार्ट 2 में, भाग 2 में है। तो सिटीजनशिप जो है भाग 2 में है, सिटीजनशिप जो है भाग 2 में है, ये आप ध्यान रखेंगे। सिटीजनशिप भाग 2 में है और यहाँ पे 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल्स हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं पार्ट 2 में है प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप आर कंटेंट इन पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 5 to 11। और फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। इसका सही उत्तर है पार्ट 2। तो वही चीज़ है, इसी को देखना है, सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन, वही चीज़ है। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम देख लेते हैं द फर्स्ट एक्सप्लिसिट जो है स्पष्ट करता है डिमांड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स FR। फंडामेंटल राइट्स FR कम इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल इन 1895। जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल है 1895 का, तो वही जो है स्पष्ट करता है। और फिर विच वाज इंस्पायर्ड बाय द बाल गंगाधर तिलक। यह जो है इंस्पायर हुआ है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फिर द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 डिमांडेड इन एनेबल
फिर इसके बाद क्या लिखूँगा, फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, द कांग्रेस अडॉप्टेड ए रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एट द कराची सेशन ऑफ 1931 प्रेसाइडेड ओवर बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। द फंडामेंटल राइट्स आर इन श्रीनेड इन मतलब कि प्रतिस्थापित करना या फिर समझोना इन पार्ट 3 मतलब कि भाग 3 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, ओरिजिनल 12 टू 35 या 35। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 ओरिजिनली मतलब कि जो मूल रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करती है 7 फंडामेंटल राइट्स। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, छठा है राइट टू प्रॉपर्टी, सातवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाउएवर the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44 Amendment Act 1978. फिर now the right to property is a legal right under the article 300A in part 12 of the constitution। तो कह रहा है कि जो right to property है फंडामेंटल राइट्स का जो है right to property है वो डिलीट कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और वहाँ से हटा करके इसे जो है लीगल राइट बना दिया गया है, वैधानिक लीगल राइट बना दिया गया है। और किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 300A में, और किस पार्ट में है, पार्ट 12 में है, पार्ट 12 में है, भाग 12 में है, और 300A अनुच्छेद में है। फिर उसके बाद ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटी अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो गारंटी है किसके विरुद्ध, और किसके विरुद्ध जो है स्टेट एक्शन, स्टेट की मनमाना एक्शन के विरुद्ध में है। तो फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ है, यहाँ गारंटी अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी और एक्सपेक्ट मतलब कि छोड़कर द राइट ग्रांट क्या लिखा है गारंटीड बाई आर्टिकल 20 से लेकर के 21। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है 20 और 21 जो है को छोड़ करके बाकी सब जो है इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में वो सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 नहीं हो सकते हैं। दे आर जस्टिकेबल मतलब कि जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिकेबल है। अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो फिर वह न्यायालय में जा सकता है, तो इसी को बोलते हैं जस्टिकेबल। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन कंपेयर्ड विथ द बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अक्सर कंपेयर किया जाता है बिल ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के जो बिल ऑफ राइट है उससे कंपेयर किया जाता है। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं पार्ट 3, आगे देखते हैं यूएसए, फिर उसके बाद पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली रिकॉर्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो पार्ट 3 है जो फंडामेंटल राइट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है एक तरह से देखा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, एक तरह से मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया माना जाता है। द फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट है वो जो है डिफेंड किया हुआ है और गारंटी दी हुई है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आर्टिकल 14 प्रोवाइड फॉर द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब आर्टिकल 14 जो है प्रोवाइड करती है फॉर इक्वलिटी के लिए बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। फिर उस द लॉज, और फिर द राइट टू इक्वलिटी इज इंस्ट्रीनेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। तो आर्टिकल जो इक्वलिटी है वो 14 से लेकर के 18, 14 से लेकर 18 तक है। फिर उसके बाद हमें आगे देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 में। तो पूछता है कि आर्टिकल 15 में क्या है, तो कितने तरह के जो है इक्वलिटी का दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। जैसे प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ।
और फिर उसके बाद जो है आर्टिकल 15 में है ये। फिर आर्टिकल 16 को देख लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो यहाँ पे 16 में दिया हुआ है कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में जो है समानता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी में ही इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 में है ओबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। तो 17 में है कि ओबलिशन मतलब कि जो है जो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को जो है निषेध करता है और जो है प्रतिबंधित करता है इट्स प्रैक्टिस, जो आर्टिकल 17 है। फिर आर्टिकल 18 देख लेते हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सपेक्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मतलब कि जो आर्टिकल 18 में है वो उपाधियों को अंत करने की बात कह रहा है, लेकिन छोड़कर, किसे छोड़कर, मिलिट्री और एकेडमिक, मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर बाकी जितने टाइटल्स हैं उनको जो है निषेध करता है, एबोलिशन करता है। फिर द राइट टू फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19। जो राइट टू फ्रीडम है वो डिस्क्राइब किया गया है किसमें, फ्रीडम। यहाँ तक हम इक्वलिटी की देख रहे थे 14 से लेकर के 18 तक। तो 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि जो इक्वलिटी है वो 5 इक्वलिटी है। और फ्रीडम देख लेते हैं, फ्रीडम 19 से 19 से लेकर के 22 तक है। आर्टिकल 19 गारंटी करता है ऑल सिटीजन 6 राइट। और जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 है, फ्रीडम जो है 6 मिला हुआ है, और जो है राइट कितना, इक्वलिटी कितनी मिली है, 5 इक्वलिटी मिली हुई है। और ये फंडामेंटल जो है फ्रीडम कितना मिला हुआ है, 5 तरह के फ्रीडम मिले हुए हैं। और कौन सा आर्टिकल है, 19 से लेकर के 22 तक है। तो दीज आर है आर्टिकल 19(1)(a). और 19(1)(a) में जो है हम देखते हैं कितने जो है फ्रीडम मिले हुए हैं, ABCDE और 1 2 3 4 5 जो है फ्रीडम मिले हुए हैं किसमें, जो है 19, आर्टिकल 19 में जो 5 तरह के फ्रीडम मिले हुए हैं। और वैसे तो फ्रीडम जो है वो 19 है, और 19, 20, 21, 22 जो है 4 तरह की फ्रीडम है, 4 तरह के यहाँ पे फ्रीडम मिला। 19 जो पूरा फ्रीडम है फंडामेंटल राइट्स में वो 4 तरह के फ्रीडम है, जैसे 19 हो गया, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, तो 4 फ्रीडम हो गए। और इक्वलिटी हो गई 5, इक्वलिटी 5 है और फ्रीडम 4 है। लेकिन जो आर्टिकल 19 है उसमें जो है आर्टिकल 19 का कितना पार्ट है, ABCDE, कुल आर्टिकल 19 में जो है 5 है फ्रीडम। और ये 5 राइट कौन है, आर्टिकल 19 में 5 राइट जो मिले हुए हैं। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19A में, 19(1)(a) में जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1)(b) में है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब कि जो हमें सम्मेलन करना हो विदाउट आर्म्स, बिना शस्त्र के, शांतिपूर्वक। और फिर आर्टिकल 19(1)(c) में है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये जो है एसोसिएशन और यूनियन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको संगठन बनाने का, यूनियन बनाने का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का 19(1)(c) में राइट है। अब फिर डी में कौन सा राइट है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि हमें जो है थ्रू आउट द टेरिटरी, पूरी इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक घूमने का राइट है। और फिर उसके बाद जो है आर्टिकल 1E में, 19(1)(e) में है राइट टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। नहीं, यहाँ पे हमने देखा 5 है, यहाँ 6 हैं, 6 राइट, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें जो है 6 राइट्स हैं। 19 में जो है 6 राइट्स मिले हुए हैं, और जो है यहाँ पे लिखा हुआ 6 राइट है, 6 राइट मिले हुए हैं। लेकिन जो है पूरा फ्रीडम कितना मिला हुआ है, 4 है, 19, 20, 21, 22। और 19 में 6 हैं, ABCDE और G 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे यहाँ तक देख लिए 1E राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कह रहा है कि हम जो है इंडियन जो लोग हैं वो कहीं भी रह सकते हैं और वहाँ पे बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो ये है किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में। तो ये है 19(1)(e) में। फिर एंड आर्टिकल 1G में है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, मतलब कि ये कह रहा है कि हम किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी प्रोफेशन को हम जो है कर सकते हैं, और ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर बिजनेस भी कर सकते हैं, हम जो जिसका भी चाहें, लेकिन जो
पॉजिटिव। तो फिर यहाँ है प्रोफेशन और कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, हम प्रोफेशन में जो है कोई ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा, ये फ्रीडम हुआ है जी तक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 20 प्रोवाइडर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसीज। तो ये हाँ हम देख रहे हैं कि अभी तो फ्रीडम, इक्वलिटी हो गई, फ्रीडम हो गई। और फिर उसके बाद जो तीसरा है हमारा फंडामेंटल राइट्स, तीसरा फंडामेंटल राइट्स है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें देखते हैं इसमें देखते हैं आर्टिकल 20 में है प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और फॉर ऑफेंसीज, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नहीं सॉरी, ये जो है यहाँ पे इसी का फंडामेंटल राइट्स का जो 19 का भी देखें हम और 20 का देखें, ये भी फ्रीडम का ही है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का ही अभी चल रहा है। आर्टिकल 20 में है प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसीज, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिस्क्राइब्ड इन 21 में है जीवन का अधिकार है। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट्स एंड एडेड आर्टिकल 21A ऐड किया गया था। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 21A किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और डेट था उसका 2002, मतलब 2002 था। और जो है फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं आगे, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि आर्टिकल 22 प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, किसी सर्टेन केसेस में अरेस्ट अगेंस्ट डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, उसमें देख सकते हैं। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जो है डिस्क्राइब इन आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन तीसरी राइट है जो है, तीसरी राइट फंडामेंटल राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्सेड लेबर। आर्टिकल 24 में है प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इसमें लेबर के लिए है 23 में, और जो बच्चों के लिए है वो 24 में है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो फिर उसके बाद चौथा हम देखते हैं, चौथा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। तो हम 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, इसमें 4 हैं, 25, 26, 27, 28, इसमें 4 फ्रीडम हो गए, 2 अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गए, और 5 इक्वलिटी हो गई, और 4 फ्रीडम हो गए। 5 इक्वलिटी, 4 फ्रीडम हो गए, और 2 जो है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 जो है फिर से आ गए, 4 जो है रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गए। तो यहाँ 25 से लेकर के 28 तक है, 28 तक है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे, आगे देख लेते हैं यहाँ पे अगेंस्ट आर्टिकल 29 और 30 आर रिलेटेड टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो जो हम देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं, 29 और 30 हैं। और फिर आर्टिकल 32 प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर छठा जो है राइट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको जो है इसके कौन से आर्टिकल हैं, अब आर्टिकल 32 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर called Article 32 as the core soul of the Constitution. The Supreme Court under Article 32 can issue writs only for the इन्फोर्समेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द हाई कोर्ट अंडर, मतलब कि जो आर्टिकल 32 है वो जो सुप्रीम कोर्ट को रिट मिला हुआ है, और हाई कोर्ट को रिट जो है मिला हुआ है 226 से मिला हुआ है। तो फिर उसके बाद कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो फॉर एनी अदर पर्पज। 5 kinds of writ are mentioned in the Article 32 and 226 of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम देते हैं कि कितने रिट्स मिले हुए हैं। आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है, छठा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 से मिले हैं और हाई कोर्ट को 226 मिले हैं। लेकिन जो ये 4 रिट्स मिले हैं वो कितने रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं। और ये 5 रिट्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ
The writs of habeas corpus can be issued against both public authorities as well as private individuals whoever has detained another person to produce the body of the latter before it. If the detention is found to be legal, the detained person would be set free. This right is the bulwark of individuals' liberty against arbitrary detentions. यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरा जो है रिट है वो है मैंडमस वी कमांड. मैंडमस वी कमांड इट इज ए कमांड इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल, एनी पब्लिक बॉडी, ए कॉर्पोरेशन, एन inferior court, a tribunal or a government, asking them to perform official duties that one has failed or refused to perform. तीसरा है प्रोहिबिशन टू फॉरबिड. प्रोहिबिशन टू फॉरबिड इट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन ऑफ जुरिडिक्शन और usurping a jurisdiction that it does not possess. फिर सर्टियोररी टू बी सर्टिफाइड. सर्टियोररी यहाँ मिलान के लिए आता है एग्जाम में कि जैसे हो गया मैंडमस को किससे मिलाएंगे, बी कमांड से, प्रोहिबिशन को टू फॉरबिड से मिलाएंगे, सर्टियोररी से टू बी सर्टिफाइड से मिलाएंगे. तो यहाँ पे टू बी सर्टिफाइड को देख लेते हैं. इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस टू ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ or lack of jurisdiction or error of law. It is issued by a higher court to a lower court to transfer a case pending with the latter to itself or to quash the order of the latter in a case. फिर पांचवा देख लेते हैं क्वे वारंटो. क्वे वारंटो है बाई वाट अथॉरिटी और वारंट. ये जो क्वे वारंटो है ये जो है बाई वाट अथॉरिटी और वारंट. इसको क्वे वारंटो आएगा तो इसका मिलान हम करेंगे बाई वाट अथॉरिटी और वारंट. इट इज इशूड बाई द कोर्ट टू इंक्वायर into the legality of the claim of a person to a public office. आर्टिकल 358 में है प्रोवाइड फॉर द सस्पेंशन. आर्टिकल 358 जो है प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज. आर्टिकल 359 provides for the suspension of the enforcement of fundamental rights expect Article 20 and Article 358 provide for the suspension of provision of Article 19 during emergencies. Article 359 provides for the suspension of the enforcement of fundamental rights expect Article 20 and 21 during emergencies after the 44 Constitutional Amendment Act. The Supreme Court in its judgment in the case of Bachchan Singh versus State of Punjab held that the sentencing discretion inherent in section 302 of the IPC is not violative of Article 14, 19 and 21 of the Indian Constitution. यहाँ पर हम देख रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट इज इन इट्स जजमेंट इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब हेल्ड दैट द सेंटेंसिंग डिस्क्रिशन इनहेरेंट इन सेक्शन 302 ऑफ द IPC इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर उसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी. इसका सही उत्तर है सेपरेशन ऑफ पावर. उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मेंशनड इन पार्ट 4 में है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक. तो डायरेक्टिव DPSP पूछे किस में है तो पार्ट 4 में है और आर्टिकल कौन सा है 36 से लेकर के 51 तक है. द आइडियाज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. जो डायरेक्टिव DPSP जो
आइडिया लिया गया है, बारोड किया गया है फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 37 डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिकेबल, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो नॉन जस्टिकेबल हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 इटसेल्फ सेज दैट दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। दे इम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। आर्टिकल मतलब कि जो ये कंसेप्ट है इसका वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर स्टेट का कौन किसका कंसेप्ट है पूछेगा तो हम लगाएंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 38 सेज द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये जो है आर्टिकल 30 का है, आर्टिकल 30 का हम 36 हो गए और उसके बाद 38 का देखते हैं, 37 का हो गया, 37 के बाद हम यहाँ 38 को देखते हैं। आर्टिकल 38 सेज द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 ए एडेड बाई द 42 अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर पुअर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्टिकल 39A जो है ऐड किया गया है 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और जो है इसका क्या प्रोवाइड करता है, इक्वल जस्टिस, समान न्याय और फ्री लीगल एड, समान सहायता फॉर पुअर के लिए। और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 14 में है ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत आर्टिकल 14 में है। राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेज आर्टिकल 41 में है। और फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 42 में द स्टेट शैल मेक प्रोविजन टू सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ जो है 42 में है। और फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43 के लिए है द स्टेट शैल endeavor to secure all work and living wages and to promote the cottage industry और participation of worker। फिर नेक्स्ट देखते हैं participation of worker in the management of industries जो है आर्टिकल 43 में है, 43A में है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रमोशन ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43B में है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ सिटीजन के लिए आर्टिकल 44 में है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। आर्टिकल यहाँ पे 6 ईयर से नीचे के दे रहे हैं, 6 ईयर के जो नीचे हैं उनके लिए है, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर चिल्ड्रन के लिए है एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पे है आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में है, 45 में है प्रमोशन टू एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक प्रमोशन टू यहाँ पे है ये हो गया प्रमोशन टू एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन के लिए आर्टिकल 46 में है। तो आर्टिकल 46 में हम SC और ST के लिए देख सकते हैं, और वीकर सेक्शन का पूछेगा तो आर्टिकल 46 में है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ आर्टिकल 47 में है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है आर्टिकल 48 में है। यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49 प्रोवाइड्स करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स को एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 15 में है, और जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है आर्टिकल 50 में है, 50 में है। और 49 में क्या है, 49 में है जो हमारे स्मारक हैं उनको जो है उनके रख रखाव उनकी चीज़ों के लिए है 49 में है। और 50 में है जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में है। और डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनके बीच डिफरेंट क्या है ये देख लेते हैं। पहले फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देख लेते हैं।
फंडामेंटल राइट्स में है दीज आर जस्टिकेबल, दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन। और फिर दूसरा है दीज आर निगेटिव इन नेचर, ये नेचर में निगेटिव है। दीज आर लीगल सैंक्शन, ये लीगल सैंक्शन है ये। और दे एम टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इनका एम है इस्टेब्लिश करना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। और ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल के वेलफेयर को ये प्रमोट करते हैं। और दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्सड, और ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्सड हैं। और फिर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखते हैं। ये जो है दीज आर नॉन जस्टिकेबल, ये जस्टिकेबल नहीं है। और दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, ये जो है कोर्ट के द्वारा लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है और ना ही देयर वायलेशन के लिए। और फिर दीज आर पॉजिटिव इन नेचर, ये नेचर में पॉजिटिव हैं। जो DPSP हैं नेचर में पॉजिटिव हैं। और DPSP जो है दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन, ये जो मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है। और जबकि फंडामेंटल राइट्स हैं वो लीगल सैंक्शन है। और DPSP जो है मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन है। फिर दे एम टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और ये जो DPSP हैं वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। जबकि फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। और फिर ये जो है प्रमोट करते हैं कम्युनिटी वेलफेयर को। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है DPSP हैं वो कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है इंडिविजुअल को प्रमोट कर वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल को प्रमोट करते हैं। और DPSP जो है दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, वो रिक्वायर होता है लीगल रिक्वायर करते हैं लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ये जो है ऑटोमेटिकली जो है फोर्सेड होते हैं। और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए होते हैं DPSP। और ये जो है फंडामेंटल राइट्स का है। और ये नेचर में निगेटिव है, ये नेचर में पॉजिटिव है। और ये DPSP नॉन जस्टिसेबल है और फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश, का सही उत्तर है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आप देखें हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इसका जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज दिस विल हेल्प इंडिया ग्रो एज ए वेलफेयर स्टेट। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। और नहीं तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसका सही उत्तर है टू इस्टेब्लिश ए रिलीजियस स्टेट। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है कौन सा स्टेट कर रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे रिलीजियस टू इस्टेब्लिश ए रिलीजियस स्टेट ये गलत है। और टू इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट ये सही है। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ये भी सही है। टू इस्टेब्लिश सेकुलर स्टेट ये भी सही है। लेकिन जो रिलीजियस स्टेट है ये गलत है इसका। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत पूछा ही है। कौन सा इसमें रॉन्ग है, नॉट है, तो ये नॉट है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम देखते हैं क्या है। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ईस्ट वाइल USSR। यहाँ पे जो अर्स्ट वाइल USSR मतलब कि भूतपूर्व जो USSR है उससे जो है इंस्पायर हुआ है। तो पूछता है कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से लिया गया है। तो फिर हम बताएंगे कि USSR से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। फिर दीज वेयर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी थ्रू द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये जो है ऐड किया गया था किस स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड किया गया था। और फिर वो कौन सा अमेंडमेंट था, 42 अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और टाइमिंग थी 1976 का। फिर दिस अमेंडमेंट एडेड ए न्यू पार्ट जो है 4A में जो है 4 तो हम देख लिए DPSP है। और उसमें जो है एक 4A और ऐड किया गया, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल। इसमें जो है ओनली वन आर्टिकल है। और जो है दैट इज़ आर्टिकल 50A। तो यह कंसिस्ट करती है ओनली वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 50
51A, केवल 51A ही कंसिस्ट करती है ये। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर द आर्टिकल 50A इज़ 11। तो हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में कितना है, 51A में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वेयर एज ओरिजिनली एट द टाइम ऑफ इट्स इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ 10, मतलब कि जो पहले थे वो 10 थे, लेकिन जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ऐड किया गया है बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जो है 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ऐड किया गया है। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A है। और कौन सा भाग है, 4A भाग जो है यहाँ पे दिया हुआ 4A में है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50A इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक का देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो फिर यहाँ पे हम पहला देखते हैं, ए देखते हैं, टू अवॉइड by the constitution and respect the national flag and the national anthem। दूसरा है to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom। तीसरा है to protect the sovereignty, unity and integrity of India। चौथा है to defend the country and render national service when called upon to do so। फिर पांचवा है 1 2 3 4 5 पांचवा है टू प्रोमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो ये है पांचवा है, और वुमेन के लिए है, तो ये है पांचवा, मतलब कि इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा है। तो पहला में है अवॉइड, पालन करना है नेशनल फ्लैग के लिए, पहला रिस्पेक्ट है। दूसरे में है इंस्पायर के लिए है नेशनल फ्रीडम, जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के जो लोग हैं उनसे हमें इंस्पायर्ड होना है। चौथा है कि हमें सॉवरेंटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, उसकी सुरक्षा करना है। और पांचवा है डिफेंड करना है किसको, नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपन। सो जब भी हमें नेशनल सर्विस के लिए ज़रूरत पड़े, बुलाया जाए तो हमें तैयार रहना है। और छठा है हमारे सद्भाव को, जो हमारे इंडिया में सद्भाव को प्रमोट करना है, और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भावचार की भावना रखना है एक दूसरे के बीच में, पीपल ऑफ इंडिया के बीच में। और फिर रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेग्रेटरी द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और महिला की गरिमा को जो है उसके साथ महिला की गरिमा को बनाए रखना है, उसके साथ अपमानजनक आचरण नहीं रखना है, उसे छोड़ना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट। यहाँ पे देख लें आप कंपोजिट कल्चर। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर है हमारे मिलीजुली संस्कृति की सुरक्षा करना है, उन्हें संरक्षित रखना है, उनकी वैल्यू को संरक्षित रखना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे शायद होगा उधर कितना था, 5 6 7 8 9 10 11, तो ये है 6 है। 7 में देख लेते हैं टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के जो हमारा पर्यावरण है उनको इम्प्रूव करना है, उसकी सुरक्षा करना है, ये 7वां है। और 8वां में देख लेते हैं टू डेवलप द सेक्रीफाइस टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जो हमारा अपनी वैज्ञानिक विचारधारा को जो है बढ़ाना है, या फिर वैसी भावनाएं रखनी है, वैज्ञानिक तार्किक भावनाएं विचार रखने हैं, डेवलप करना है। और फिर उसके बाद टू स्टेपगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, जो है हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे जो है उसकी सुरक्षा करनी है, और जो है वायलेंस को त्यागना है। और ये 9वें में है। 10वें में है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। इसमें जो है हमें देखना है कि जो सभी इंडिविजुअल हैं, जो वे इंडिविजुअल हैं और जो कलेक्टिव एक्टिविटी हैं उनको जो है कोशिश करना है कि सही रहें, और पूरे विश्व में शांति वगैरह ये सब चीज़ों का है। फिर उसके बाद मतलब कि शांति वगैरह बनाए रखना है, तो ये इसमें है। और टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंसीज इन ऑल स्पीयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। फिर उसके बाद 11वां जो जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, तो इसमें देखा हूँ ये जे पेरेंट और गार्जियन, जो भी पेरेंट और गार्जियन है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है फॉर एजुकेशन के लिए,
उनके बच्चों के, और एज द केस मेनी बी अ वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। तो यहाँ पे हम देखें 6 and 14 ईयर, 6 से लेकर के जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको जो है उनकी एजुकेशन के लिए जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई प्रोवाइड की गई है। और ये जो है आर्टिकल 51 में है, उसके जो है 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ यही है जो ऐड किया गया है 86 एडेड बाई 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो ज़रूर ध्यान रखना है कि 6 से लेकर के कितना 14 ईयर तक के हैं, जो 6 एज ऑफ 6 and 14 ईयर के जो बच्चे हैं बिटवीन 6 से लेकर के और 14 वर्ष से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और ये जो है उनका फंडामेंटल ड्यूटीज है। फिर उसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। का सही उत्तर है नाइदर वन आर। इसमें देख लेते हैं क्यों सही नहीं है। ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज प्रोवाइड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज, तो ये इन्फोर्स नहीं है, ड्यूटीज ये गलत है। दे आर करेक्टिव टू लीगल ड्यूटीज, नहीं, कलेक्टिव लीगल ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे हम देखें नॉन जस्टिसिएबल है ये। यहाँ फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है DPSP जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है, यहाँ पे देखें, लेकिन यहाँ पे लीगल बोला तो ये गलत है, तो इसलिए नाइदर 1 और नॉर 2। तो यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड एज आर्टिकल 51A पार्ट VA इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर एज देयर इज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड देम। These duties are not enforceable in the court. Thus, statement 1 is incorrect. Besides, fundamental duties are not. अरे सॉरी, ये जो है लीगल जो DPSP नहीं, हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रहे हैं, ये भी लीगल नहीं है, ये भी इनजस्टिसिएबल है। और जो है ये जो लीगल तो है ही, लेकिन इनको लीगल ड्यूटी नहीं है हमारी, तो यहाँ पे ये गलत है। और यहाँ सॉरी, इसमें हम बोले थे DPSP, लेकिन DPSP नहीं, हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फिर यहाँ पे क्या देखें, नेचर एज देयर इज इन नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड देम, दीज ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। दस स्टेटमेंट इज, यहाँ पे लिखा हुआ स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल है। तो यही चीज़ है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और वो है DPSP भी नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट से ही केवल जस्टिसिएबल हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट नॉन जस्टिसिएबल हैं, और जो DPSP हैं और जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है वो नॉन जस्टिसिएबल है। फिर उसके बाद दिस ड्यूटीज आर नॉन इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। 10 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बिसाइड फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट करेक्टिव विथ लीगल ड्यूटीज, देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो रॉन्ग। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।